नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सब्जेक्ट लोक प्रशासन पे कुछ कुछ डिस्कशन किया जाए। देखिए, कल जब मैंने एक वीडियो साझा किया कि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे शुरू करें और कैसे उसके आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे वो एक अपने आप में स्पेसिफिक होता है। तो कई साथियों ने आपने कमेंट्स किया कि मैं आपको यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स दूं, मतलब उस पे भी आप मैं कोशिश करूं। लेकिन उसकी मेरी समझ ऐसी है कि यूट्यूब पे जो डिटेल से क्लासेस रखते हैं हम, कई बार मैंने कोशिश एक दो पहले रखा था, उसमें ज़्यादा उत्साह नहीं था। वजह ये थी कि शायद यूट्यूब पे इतनी सिंसियरिटी के साथ में स्टूडेंट स्टे नहीं करता है। वो ये किसी कोर्स के भीतर तो मतलब अपना माइंड सेट करके पढ़ाई कर लेता है, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसा लगा, तो मैं फिर भी कुछ सोचा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं, थ्योरी के टॉपिक्स जुड़े हैं, उसमें देखते हैं। तो उसमें पूरी क्लास जब मैं लेता हूँ तो वो लंबी क्लास होती है, मतलब वो तो एक एक टॉपिक को लिखते जाना, बताना, तो इतना पेशेंस होता है या नहीं होता, क्योंकि पुराना अनुभव तो अच्छा है नहीं। तो अभी अभी मैंने एक क्लास खत्म की है मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबी कैंपस ऐप पे, कोऑर्डिनेशन, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नया टॉपिक जुड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, कुछ टॉपिक्स करवाते हैं। तो वो मैंने जो बोर्ड वर्क किया था, तो लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास थी। तो मैंने सोचा कि आप सब साथियों के साथ भी 15-20 मिनट में कोऑर्डिनेशन पे आपकी एक समझ बनाई जाए। तो मैं यही कोशिश इस क्लास में, लेक्चर में कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप देखना शुरू करेंगे तो फिर पूरा अच्छे से देखेंगे, और फिर साथ में ही बुक्स, जल्दी मेरे नोट्स अपलोड होके आ जाएंगे। मैंने सीबी कैंपस ऐप पे भी एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ, जिसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस में, बहुत नॉमिनल, आप उसको डाउनलोड कर लें। तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा प्रक्रिया। तो लगभग सारे टॉपिक्स के कंप्लीट है। तो कोऑर्डिनेशन पे जनरली हम डिस्कशन करें तो ये नया टॉपिक जुड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए 50 शब्दों में। तो 200 शब्दों में एक क्वेश्चन शानदार बनता है, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार आया है सवाल। तो पॉसिबल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आप सीधे तौर पर तो इसको समझ ही नहीं सकते कोई। तो इसमें क्या है, एक बहुत क्लोजली कनेक्शन है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का। तो उनका एक संबंध पूछ लेते हैं, तो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन के, वो डिस्कस करते हैं। क्या बैरियर्स है, बाधाएं हैं, और एक इसके अगेंस्ट एक थ्योरी है, टेंशन थ्योरी, हार्लैंड क्लीवलैंड की। तो कभी कभी वो भी पूछते हैं। पहले जो आरएस का पुराना पैटर्न था जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, तब खूब पूछते थे उसको। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस का ज्यादातर वहीं से क्वेश्चंस जो पहले पीएससी में, आरएस में डालते थे, उन्हीं को अब नए फॉर्मेट में आपके सामने रखते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इस टॉपिक पे थोड़ी आप समझ बनाओ तो कैसे हो, मतलब कोऑर्डिनेशन पे आप थोड़ी समझ बनाओ तो कैसे बनाओ। तो जो लिखा था पिछली क्लास में, तो मेरा काम कम हो गया, तो मैं उसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसमें। तो समन्वय जो है, उस पे जब बात शुरू करो तो 2-3 लेखकों के नाम जरूर आपको पता हो, विद्वानों के नाम। टेरी एक नाम नोट करो कि ये एक नाम इसमें पता होना चाहिए आपको। मुने, थियो हेमन, मेरी पार्कर पोलेट, लूथर गुलिक, वैसे तो और भी है, एल डी वाइट वो, लेकिन वो चल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें तो बहुत है, मतलब वो जेडी थॉमसन। लेकिन कुछ चीजें हैं, फोलेट काफी काम करती है इस पे। फोलेट एक महिला चिंतक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कल मैंने जब आपको बता रहा था कि लोक प्रशासन कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि उसके थिंकर्स की जानकारी बहुत अच्छी से हो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस तो कर दोगे लेकिन मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो मैं आज इसी का थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें देख रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें आपको जरूर पता हो कि ये विद्वान है।
फिर इसने क्या कहा वो बाद की बात है, लेकिन अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर आप कंटेंट लिखेंगे लेकिन उस कंटेंट को आप किसी का रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर वो स्कोर नहीं आता है। ये एक विषय के तौर पर तैयार करना होता है। तो कैसे हम देखें, तो सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेशन पे जब आप बात शुरू करो तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। समन्वय एक संगठनात्मक सिद्धांत है। मतलब ये संगठन के भीतर ये प्रिंसिपल काम करता है। संगठन, अब जब संगठन है तो संगठन को हम इस पद सोपानिक डायग्राम से लिखते हैं। तो संगठन में ये क्या करता है, मतलब संगठन में क्या करता है, तो ऐसे टिप्स पे होना चाहिए सारी चीजें कैसे याद। मैं बस वही चीज थोड़ा सा आपसे साझा कर रहा हूँ कि आ, किस तरह से आपको याद करना चाहिए। एक चीज मैं और भी बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कि वो नोट्स नोट्स जैसे बता दिया ना, नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी समझ बनी है इसमें कि मुख्य परीक्षा के लिए जो विजुअलाइजेशन होता है वो ज्यादा जाता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, बजाय, क्योंकि नोट्स को डिकोड करने में बहुत समस्या होती है, तो विजुअलाइजेशन से एक इमेज बनती है। इसलिए मेंस मुख्य परीक्षा में आपका विजुअल क्लासेज ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है बजाय नोट्स के, और उसका सिंप्लीफिकेशन और भी ज्यादा। तो फिर क्या क्या चीजें करती है, तो फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन के भीतर नंबर एक संघर्ष, संघर्ष, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, दोहराव, ओवरलैपिंग, और खतरनाक प्रतिस्पर्धा। 4 पॉइंट रखो, संघर्ष, तनाव, दोहराव, खतरनाक प्रतिस्पर्धा। मतलब स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, ओवरलैपिंग एंड हैजार्डस, हैजार्डस कंपटीशन। ये जो है इनको दूर कर देना संगठन में, इनको संगठन से रिमूव करना। लेकिन केवल रिमूव करना कोऑर्डिनेशन नहीं है, साथ में हमको बैठाना पड़ेगा, साथ ही साथ इनमें सामंजस्य या तालमेल या इनमें हार्मोनी की स्थापना करना। तो कोऑर्डिनेशन में एक तरफ रिमूव करते हैं, दूसरी तरफ सामंजस्य स्थापित करते हैं। किसको रिमूव करते हैं? संघर्ष को, तनाव को, और दोहराव, ओवरलैपिंग को, और खतरनाक प्रतिस्पर्धा को, 4 को। किसमें सामंजस्य स्थापित करते हैं? तो ये सामंजस्य किसमें स्थापित करते हैं? इस संगठन के भीतर, भीतर किसमें? कार्मिकों में, इकाइयों में, उप इकाइयों में, प्रक्रियाओं में। ध्यान देना, पर्सोनेल, यूनिट्स, सब यूनिट, और प्रोसीजर, प्रोसीजर में भी। अब सबको आप मिलाओ, पहले तो एक इमेज बनाते हैं। अब मैं क्यों कहता हूं कि सिर्फ नोट्स नोट्स से कुछ नहीं हो सकता या बुक से कुछ नहीं हो सकता, पहले आप इसकी एक इमेजिनाइजेशन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन किसी संगठन के भीतर कार्मिकों, अब कार्मिक शब्द लेना बहुत जरूरी है, आपका वो लोग बहुत हल्का हो जाएगा। किसी संगठन के भीतर कार्मिकों, इकाइयों, उप इकाइयों व प्रक्रियाओं के बीच या भीतर संघर्ष, तनाव, दोहराव या अतिराव भी बोल दे, अथवा खतरनाक प्रतिस्पर्धा को दूर करना और इनमें सामंजस्य स्थापित करना। किसमें? इनमें सामंजस्य स्थापित, इस संपूर्ण प्रक्रिया को समन्वय कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन पे एक समझ, आपकी समझ बननी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन जो है वो संगठन के भीतर किन में तो सामंजस्य स्थापित करते हैं और किन को दूर करते हैं। तो लोगों में, कार्मिकों में, इकाइयों में, उप इकाइयों में वह प्रक्रियाओं में सामंजस्य की स्थापना करना, और संगठन में संघर्ष, तनाव, दोहराव और खतरनाक प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, आपका ओवरलैपिंग और हजार्डस जो है कंपटीशन, इनको रिमूव करना। अगर आप ऐसे डिकोड कर लेते हो, ऐसे डायग्राम बना लेते हो, तो आप कुछ भी लिखोगे तो वो फिर सही दिशा में जाएगा। इससे आपके एक नोट्स बनाने की प्रक्रिया भी आपको पता लगती चली जाएगी। ओके, तो ये आप का पहला पॉइंट हो गया चीजें एक। फिर हम
कोऑर्डिनेशन में जब इसी बात को हम देखते हैं तो इसको दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। नंबर एक, अगर संघर्ष, तनाव, दोहराव और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाए और उत्पन्न होने के बाद ये जो चारों चीजें हैं उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न होने के उपरांत उनको दूर किया जाता है, मतलब पैदा हो गई और पैदा होने के बाद उसे दूर किया जाता है उपरांत, तो इसे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और जस्ट इसका उल्टा उल्टा ये कि ये चारों चीजें उत्पन्न ही ना हो, मतलब उत्पन्न ही ना होने दे, तो इसे सकारात्मक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन या सकारात्मक समन्वय कहते हैं। तो नकारात्मक समन्वय से क्या तात्पर्य है और सकारात्मक समन्वय से क्या तात्पर्य है, मुझे लगता है कि आपको इसकी एक समझ बन गई होगी। जब आप इतना समझ लेते हैं तो फिर आप ये देखिएगा इसके बाद कि अगर हम दो चीजें हुई, अब आपने समझा कि एक होता है कि ये जो चार घटक है, संघर्ष, तनाव, दोहराव और प्रतिस्पर्धा, ये उत्पन्न होने के पश्चात दूर करना और उत्पन्न नहीं होने देना। इसका मतलब अगर हम कोऑर्डिनेशन पे और लिखना चाहते हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या इन सब चीजों को मिलाकर के हम एक वृहद दृष्टिकोण बनाते हैं। और उस वृहद दृष्टिकोण का पहला पाथ है कि हम इनके एक एक पॉइंट को समझे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। क्यों? स्पष्ट भी करो, क्योंकि संघर्ष, तनाव, दोहराव और प्रतिस्पर्धा को दूर करना ही समन्वय नहीं है, बल्कि उत्पन्न नहीं होने देना भी समन्वय है। नंबर एक पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, क्योंकि एक बार इन्हें दूर करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा पैदा ना हो, इसलिए समन्वय संगठन की एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है। एक पॉइंट हमने लिखा। दूसरा पॉइंट, यह एक सामूहिक क्रिया है। मतलब एक व्यक्ति के भीतर समन्वय नहीं कि एक व्यक्ति है संगठन में या कहीं भी उसमें समन्वय, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है या उससे ज्यादा, मतलब इट इज ए कलेक्टिव एक्टिविटी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है। तीसरी खास बात है वो यह है कि यह संगठन के मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। मुख्य कार्यपालिका किसे कहते हैं? किसी संगठन के शीर्ष पर जो ये विराजमान है, ये सीईओ। ये समन्वय इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी नहीं है, बल्कि ये मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। जब आपको ये तीसरा पॉइंट याद हो जाएगा तो फिर आप बताइए कि इसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति है। मतलब ये सारी चीजें क्यों करते हैं? जिससे कि संगठन का गोल प्राप्त हो, इसके लिए किया जाता है। जब आप ये बता देंगे तो खास बात यह है कि कोऑर्डिनेशन की ये पूरी प्रक्रिया कोई अंदर से नहीं आ रही होती है, बल्कि इसके लिए बाह्य प्रयास किए जाते हैं और कभी कभी तो दबावकारी भी होता है ये। इसलिए ये बाह्य प्रयासों से होता है, दबाव की भी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें मिला दे और लास्ट में फिर आप ये बताए दोगे कि संघर्ष, तनाव, दोहराव और संघर्ष को दूर किया जाता है। तो समन्वय पे अगर 50 शब्द लिखने हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखे, इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, बहुत अच्छा आपका आंसर डिजाइन हो जाएगा। कुछ भी जरूरत नहीं होगी, एक प्रॉपर वे में इसका आपका पूरा का पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने अभी तक ये बताया कि कोऑर्डिनेशन, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। और अगर आप इसे समझ लिए हो और साथ साथ में नोट्स बना ले तो बात ही क्या है। तो आप इसे दोबारा भी देखिए, डिटेल क्लास में लंबी लेता हूं, लेकिन जो लिखा हुआ उसको मैं रिपीट करते हुए थोड़ा फास्टली आपको एक फास्टली, मेरी तरफ से तो फास्टली है लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। ओके, जब आप इतना देख लेते हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन के टॉपिक में ये होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर टर्म के सिमिलर जो दूसरी टर्म है उससे कनेक्शन पूछता है एग्जामिनर। तो कोऑर्डिनेशन के जैसे ही एक और टर्म है कोऑपरेशन, तो क्वेश्चन पूछता है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन, समन्वय और सहयोग में क्या संबंध है और क्या अंतर है? क्या बिना सहयोग समन्वय संभव है? टिप्पणी लिखिए। या सहयोग से कुछ अधिक है समन्वय? टिप्पणी लिखिए। या जैसे टेरी कहता है
समन्वय का तात्पर्य है सहयोग के बीच समकालिकता, सिंक्रोनाइजेशन। टिप्पणी लिखिए, लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब आपको इनकी एक बेसिक समझ होगी। तो बेसिक समझ कैसे करें, थोड़ा सा देखते हैं। सहयोग और समन्वय के बीच क्या अंतर है, तो वो सिंपल सा देखिए। अगर मैं किसी एक वृद्ध व्यक्ति को या किसी ब्लाइंड व्यक्ति को हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करवा रहा हूं, तो ये सहयोग है या समन्वय? ये सहयोग, कोऑपरेशन है। ये इसकी भावना कहां से आई? किसी ने मुझे बताया? नो नो नो, मैंने हाथ पकड़ा। कैसे? मेरे भीतर से भावना आई। कैसे? मेरी स्वैच्छिक भावना है, ये खुद की है, इसलिए कोई प्रयास करना पड़ा नहीं। इसीलिए, और इसमें कोई ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, मैं अकेला भी कर रहा हूँ, वन साइडेड भी हो सकता है। इसीलिए सहयोग जो होता है वो स्वैच्छिक हो सकता है, वो इंटरनल है, वो एकल या सामूहिक भी हो सकता है, और वो कहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि संगठन के भीतर ही हो। लेकिन समन्वय संगठन के भीतर होगा। समन्वय, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, दबावकारी भी होगा, बाह्य भी होगा, क्योंकि अंदर से हो कोई जरूरी नहीं, ये बाह्य होता है, और हमेशा ही सामूहिक होता है। हमेशा ही सामूहिक होता है, हमेशा संगठन के भीतर होता है। मतलब ये कि क्या कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन जरूरी है? तो जवाब है यस, कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन जरूरी तो है। लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन अनिवार्य है? जवाब नो 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 नो, ये अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी तो है लेकिन आवश्यक नहीं है। बिना सहयोग के भी समन्वय हो सकता है, क्योंकि समन्वय बाह्य प्रयास और दबावों से होता है। एक अंतर बहुत शानदार है जो टेरी ने, मैंने कहा था ना कि टेरी नामक एक विद्वान ने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने एक शानदार एग्जाम्पल देके बताया कि समन्वय और सहयोग के बीच क्या अंतर है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक कवि का और एक परिवार, उसका उसका एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल, हंसी आएगी आपको। टेरी ने बताया कि एक कवि था जो अपने कवि सम्मेलन में जाने के लिए एक नया कुर्ता पायजामा सिलवाया। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और ये कुर्ता पायजामा सिलवाया तो 4 इंच बड़ा हो गया। कवि ने अपना पायजामा पत्नी को देते हुए कहा कि इसको 4 इंच छोटा कर देना। उनकी 4 बेटियां थी। पत्नी ने वो चारों बेटियों को दे दिया और कहा कि पापा का पायजामा 4 इंच छोटा कर देना। और सभी पत्नियों ने अपनी अच्छी बेटी होने का दायित्व निभाते हुए 4 इंच छोटा कर दिया। पायजामा बरमूडा बन गया। टेरी सवाल उठा था, बताइए इस यहाँ सहयोग की कोई कमी रही? तो जवाब है सहयोग की कोई कमी नहीं रही। तो कमी किसकी है? इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या नहीं है? इनके बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। क्या नहीं है? इनके प्रयासों के बीच सिनर्जी नहीं है, समकालिकता नहीं है, प्रयासों के बीच सामंजस्य नहीं है। इसलिए टेरी ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरी कहता है कि सहयोग प्लस समकालिकता बराबर कोऑर्डिनेशन। मतलब सहयोग के भीतर भीतर कालिकता होना जरूरी है। इसलिए टेरी का भी एक कोट लेके आते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल है टेरी का, घड़ी का और बच्चे का, वो मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि क्लास पूरी ही बता दूं, बीच में छोड़ूंगा आपको लगेगा कि आधा टॉपिक करवाया फिर आधा करवाया नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे पूछते हैं कि समन्वय का महत्व क्या, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आप वैसे मन से बना सकते हो, लेकिन टेक्निकल चीज, कुछ कुछ चीजें हम देखना ही चाहते हैं कि ये है। ये तभी हो सकता है जब आप उसे पढ़े हुए हो। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो एक चीज देखिए, समन्वय में ओवरलैपिंग रुकती है। आप कहेंगे यस, इससे क्या होता है? इससे बहुत सारी चीजें जो अलग अलग जगह हो रही होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होती है? संसाधनों का सदुपयोग होता है। इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी आती है। इससे क्या होता है? इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और इस तरह से आप एरो में भी आंसर दे सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। तो एक है कि ये संगठन के भीतर इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे कैसे? ओवरलैपिंग कम करता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको एग्जामिनर ये पॉइंट ढूंढ रहा होता है। वो ये होता है कि कोऑर्डिनेशन एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति को कम करता है।
ये क्या होता है? मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है और कोऑर्डिनेशन इसे रोकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तीसरी चीज, चूंकि यह हानिकारक प्रतिस्पर्धा को दूर करता है, मतलब नेगेटिव या हजार्डस कंपटीशन को दूर करता है, उससे क्या होता है? उससे संगठन में बेहतर वातावरण का निर्माण होता है। उससे क्या होगा? उससे टीम भावना का निर्माण होगा। उससे क्या होगा? तो फिर हेनरी फ्योल की एक थ्योरी है, अगर आप नए स्टूडेंट है तो अभी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिन कनेक्ट करना तो जरूरी होता है इस सब्जेक्ट में। वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो आप कह सकते हो जैसे हेनरी फ्योल ने कहा स्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना किसी भी संगठन की सफलता के लिए जरूरी है, वो लाई जा सकती है। तो इसे कनेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं आज, इसके माध्यम से आपको लोक प्रशासन पढ़ने का तरीका भी डेवलप हो जाएगा। और फिर एक चीज है, वो है तनाव और संघर्ष, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना। अच्छा, ये दूर होते हैं तो क्या होता है? आप मेरी फारकर फोलेट से जोड़ सकते हो। मेरी फारकर फोलेट एक महिला प्रशासनिक चिंतक है, गजब की, मेरी तो फेवरेट रही है। क्या है? वो कहती है कि मतभेद हमेशा नुकसानदायक नहीं होते, वो अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे घर्षण हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, घर्षण से कर्कश की आवाज भी आती है और घर्षण से वायलिन की आवाज भी आती है। वैसे मतभेद रचनात्मक भी हो सकते हैं, बस उसको दूर करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और मतभेदों को दूर किससे किया जाता है? कोऑर्डिनेशन से। तो फोलेट वहां एकीकरण का तरीका बताती है, लेकिन ये मेथड तो यही है कि कोऑर्डिनेशन से दूर करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मतभेदों को रचनात्मक भी बनाया जा सकता है कोऑर्डिनेशन से। और आपके पॉइंट जब आप लिखेंगे और एग्जामिनर उसे पढ़ेगा तो लगेगा शुद्ध लोक प्रशासन का विद्यार्थी है। देखिए, कॉपी चेक बिल्कुल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स, मेरे जैसे साथी, मेरे साथी लोग करते हैं, तो वो उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइजेशन देख रहे होते हैं। और मैंने कल जो एक वीडियो आप लोगों से साझा किया, उसमें भी मैं क्या बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए थोड़ी क्लास से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं आज यूट्यूब के लिए भी एक वीडियो आपके लिए साझा कर रहा हूँ। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। ज्यादा नहीं, कई बार किताबों में 15-20 लिखे रहते, 4-5 पॉइंट सेलेक्ट करो, लेकिन पावरफुल। जब आप इतना समझ जाते हैं तो फिर टाइप्स में हो कि समन्वय कितने प्रकार का होता है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बहुत इजी है। कैसे? एक संगठन के भीतर की विभिन्न गतिविधियों, कार्मिकों, इकाइयों, उप इकाइयों के भीतर समन्वय इंटरनल। एक संगठन का दूसरे संगठन से, एक संगठन का बाह्य गतिविधियों से समन्वय एक्सटर्नल। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, लिख दिया, ओके। हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर, मतलब समानांतर और जो है वर्टिकल, जो ऊर्ध्वाधर। कैसे? एक संगठन की समान प्रकार के कार्मिकों के बीच जो समन्वय होता है समानांतर, और ऊर्ध्वाधर जो विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय होता है वो ऊर्ध्वाधर प्रकार का समन्वय होता है। सिंपल। एक तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने दिया है, हर्बर्ट साइमन। उन्होंने कहा कि समन्वय के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव, प्रक्रियात्मक और सातत्यतापूर्ण। मतलब प्रक्रियात्मक समन्वय होता है जो केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, केवल जैसे संगठन है, इनकी जो फॉर्मल इकाइयां हैं इनके बीच जो समन्वय होता है वो प्रक्रियात्मक समन्वय है। और सब्सटेंटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड सब तरह की फॉर्मल और इनफॉर्मल सब तरह के संबंधों के बीच जो समन्वय होता है वो प्रोसीजरल, ये सॉरी सब्सटेंटिव समन्वय कहलाता है। तो इस तरह से समन्वय के 3 प्रकार है। बहुत सिंपल है, नोट्स में थोड़ा देखेंगे, मेरी पुस्तक आने वाली है उसमें देखेंगे तो हो जाएगा काम आपका। बहुत इजी है, कुछ नहीं, बहुत सरल है ये सब्जेक्ट। ओके, आप समन्वय के सिद्धांत, समन्वय के सिद्धांत में फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुलिक फोलेट ने मतलब नाम लेके पूछे जा सकते हैं कि मैरी पार्कर फोलेट के समन्वय से संबंधित सिद्धांत क्या है। 4 सिद्धांत देती है वो, याद करना पड़ेगा, इजी है, 2-4 बार देखेंगे बिल्कुल जबान पे चढ़ जाएंगे। नंबर 1 कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, फोलेट कहती है, जैसे मैंने आपको बताया।
मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो किया उसी को यहाँ डाल देना है। कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज, ये सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है। समन्वय कहती है कि प्रारंभिक चरणों के भीतर ही समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। जब समस्या उत्पन्न हो उससे पहले ही कोऑर्डिनेशन का प्रयास होना चाहिए। बाद में फिर बहुत बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है। तीसरी चीज कहती है कोऑर्डिनेशन इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा समन्वय की स्थापना हो। मतलब ये कि समन्वय जो है किसी ऐसे नहीं कि इनडायरेक्ट हो, खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, खुद को एक प्रबंधक को डायरेक्टली बात करनी होती है। और लास्ट पॉइंट फोलेट बोलती है, चूंकि मेरे पास समय कम है, ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, नहीं आप देखेंगे नहीं, तो लास्ट पॉइंट कहती है कोऑर्डिनेशन इज ए रेसिप्रोकल। कोऑर्डिनेशन इज ए रेसिप्रोकल। ये जो है वो मतलब एक घटनाक्रम के तौर पर होता है। मतलब जो आपको दिखता है कि संघर्ष, तनाव, ये जो प्रतिस्पर्धा या दोहराव जो दिख रहा है वही कारण नहीं होता, उसके अतिरिक्त बियॉन्ड दूसरे कारण भी होते हैं। जैसे एक दुर्घटना घटित होती है, कोई जरूरी नहीं कि वो ओवर स्पीड से हो सकता है कि वो घर पर झगड़ा करके आया हो सकता है कि बॉस से कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है कि कुछ अलग चीजें हो, नींद प्रॉपर नहीं आ रही हो, पहले नींद प्रॉपर नहीं आई हुई हो। तो जैसे बहुत सारी किसी घटना के बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे ही जब आप समन्वय को प्राप्त करें तो उससे जुड़े हुए कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज रेसिप्रोकल। और आपसे सेपरेट सिक्योरली से एक लाइन के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लूथर गुलिक जो कहते हैं वो तीन बातें कहते हैं समन्वय के लिए। वो कहते हैं समन्वय पद सोपान के द्वारा, समन्वय सचेतन विचारों के द्वारा, समन्वय सचेतन कर्ता के द्वारा, तो समितियों के द्वारा। तो इसको भी आप जोड़ सकते हो, हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताना भूल गया था गुलिक का। गुलिक कहते हैं कि समन्वय को प्राप्त करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक विचार के द्वारा, नंबर दो पद सोपान के द्वारा, जो पद सोपान है इसके द्वारा, और नंबर तीन विचार को सचेतन विचार बोला है, कॉन्शियस आइडिया। नंबर तीन समितियों के द्वारा, कमिटीज के द्वारा। तो ये उनका विचार है। आपको पूछे तो आप बता सकते हो कि ये मैं जस्ट अभी पिछली क्लास में भूल गया था, लेकिन मुझे जस्ट याद आ गया। ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज है। अब आता है कि टेक्निक्स, समन्वय प्राप्त करें तो टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, टूल्स क्या है। प्लानिंग, जब आप प्लान बनाते हो, बजटिंग, जब आप बजट बनाते हो, स्टैंडर्डाइजेशन, आप मानक निर्धारित करते हो, नहीं है, आपका सम्मेलन, संगोष्ठी, सुपरविजन। सुपरविजन पावरफुल है जब आप सुपरविजन करते हैं, आप समझ तो रहे ना। ये थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, लेकिन आप कि जब आप सुपरविजन करते हैं तो ये चीजें ऑब्जर्व हो जाती है, चीजें सामने आ जाती है। परामर्श बैठ के हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड अलग अलग होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग लेते हैं, उससे भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। हाउस कीपिंग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, जैसे डाक, पानी, चाय, टाइपिंग, ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं उससे भी कोऑर्डिनेशन होता है। इनफॉर्मल मेथड्स, ये सेपरेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सारे तरीके अपना लिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो फिर कोऑर्डिनेशन होता है कि हम चाय पे चर्चा करें, चाय पे बुलाया, भोजन पे बुलाया, एक एक गोट कर ली, नहीं है, या टिप्पण शेयर कर लिए, इसके माध्यम से भी कोऑर्डिनेशन होती है। ये होते हैं अनौपचारिक तरीके हैं। कभी कभी भावनात्मक अपील करनी पड़ती है। नेतृत्व भी समन्वय का एक तरीका है, ठीक है, नेतृत्व भी समन्वय का एक तरीका है। लीडरशिप भी बहुत बेहतरीन तरीका है। नियंत्रण भी समन्वय का एक तरीका है। जो नियंत्रण के लिए जितने भी साधन है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन काफी हो गई तो आप बता सकते हो कि ये भी समन्वय के तरीके हैं। ये है। और लास्ट पॉइंट आता है, ये तो सारा समन्वय है, लास्ट पॉइंट आता है कि क्या समन्वय जरूरी है। तो एक विद्वान कहता नहीं, ये सारी बातें बकवास है। बोले कैसे? बोले अच्छे वातावरण का निर्माण होता है तो जो संगठन की बुरी बुरी चीजें होती है वो बाहर नहीं निकलती। इस विद्वान का नाम है हार्लैंड क्लीवलैंड। ये क्या कहता है? कहता है कि समन्वय अच्छी गतिविधि नहीं है,
प्रबंधकों को जानबूझकर नियोजित तरीके से तनाव उत्पन्न करना चाहिए लोगों में, लोगों को लड़ाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, नियोजित, ऐसा नहीं ज्यादा, थोड़ा थोड़ा। क्यों? जिससे कि संगठन की गलत गतिविधियां, कमजोरियां या और कोई गलत बात हो वो समय पर उजागर हो सके। तो एक सिस्टेमेटिक तनाव उत्पन्न करे। इस समन्वय के अगेंस्ट एक विचार है, इसलिए समन्वय में इसको भी पढ़ना चाहिए। पहले काफी पूछा गया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, और वो ये है, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिप्पणी लिखो, राइट ए शॉर्ट नोट्स। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, टिप्पणी लिखो। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं एक आंसर राइटिंग की क्लास लेता हूँ, ये चूंकि काफी लंबी होगी, उसमें इस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, आपको 150 शब्दों के उत्तर कैसे लिखे, वहां हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसी को जस्ट ही लूंगा मैं। तो ये चूंकि काफी है, क्योंकि इसका ये अपने आप में ये मुने नहीं, ये सेंटेंस कहता है, लेकिन अब आपने पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और ये क्वेश्चन आ गया, जवाब कैसे दें? तब भी आप जवाब नहीं लिख पाएंगे, और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये सुंदर है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो कभी कभी जब इसमें अंदर जाता हूँ तो लगता, रोचक लगता है जब मैं इन्हें देखता हूँ। शुरू में थोड़ा थोड़ा लगेगा, बाद में लगेगा बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर मुझसे कोई जरूरत हो आपको किसी तरह की बात करने की, आप कोर्स में आएंगे तो मैंने उसमें सारी चीजें हैं, उसके भीतर नोट्स भी है, क्लासेस में डिटेल से ले ही रहा हूँ, और तो क्या जरूरत होती है, एक जूम पे डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे किसी तरह की क्वेश्चंस, डाउट, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं कॉपी चेक करने को मैं कभी भी पॉसिबल, मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ कि उससे इम्प्रूवमेंट आता है। आप बोल के बताते हैं तो उससे उससे कुछ चीजें मैं बताता हूँ, वो जब आप उसमें इम्प्रूव करते हो तो फिर इम्प्रूवमेंट आता है। तो आंसर राइटिंग तो एक बहुत बड़ी आर्ट है, इस पे मैंने काफी पहले तो बहुत काम किया था, आजकल तो समय कम मिलता है, लेकिन वो बहुत बहुत काम की चीज है, लगातार अभ्यास करके। लेकिन आंसर राइटिंग तब तक नहीं है जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे पॉलिश्ड करें। लेकिन फिर भी किसी को जैसे आप जुड़ना चाहते हो तो सीबी कैंपस ऐप है, आप ये डाउनलोड करके इससे जुड़ जाइए। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप कर सकते हो, कोई नहीं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कॉल कर देंगे। मैं बता दूंगा कि हम कब बात कर सकते हैं, 9887898181। आप इस पे कर लेना। चलिए, काफी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी एक टॉपिक पूरा हो गया, खुशी की बात ही है। नमस्कार।